अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन, डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज की जो वीडियो है वो लेक्चर बेस्ड वीडियो है और कंटिन्यूटी है पार्ट 1 की, जिसमें हमने सीलिएक डिजीज़ को कवर किया था सारे का सारा, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्या सारा उसका मैकेनिज्म है, क्या साइन सिम्टम्स हैं। और ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है सीलिएक डिजीज़ का, जिसके अंदर हम सारे का सारा मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी यानी कि एमएनटी को डिस्कस करेंगे और मेडिकल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। अगर सीलिएक डिजीज़ है तो उसकी कैसे होती है मैनेजमेंट, जो है वो किस तरीके से है, न्यूट्रिशन के थ्रू, क्लिनिकल न्यूट्रिशन के थ्रू, और आपके जो है वो मेडिकेशन के थ्रू किस तरीके से। लेकिन उससे पहले एक मैं आपको चीज़ बता दूं कि हम डिजीज़ के साथ उसकी एमएनटी और उसकी जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो क्यों डिस्कस करते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि एंटायर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है इन द मेडिकल इन द क्लिनिकल न्यूट्रिशन। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो एक चीज़ है वो ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन है। ठीक है, कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप पेशेंट को जो फूड प्रोवाइड कर रहे हो, जो प्लान प्रोवाइड कर रहे हो, उसके अंदर पेशेंट किस मेडिकेशन के ऊपर है ये आपको पूरी की पूरी उसकी जो है वो नोहा होनी चाहिए। क्यों? सबसे पहले आपके पास चीज़ आती है ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन, कि एक ड्रग यानी कि एक मेडिकेशन और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके अगर हम पढ़ते हैं आपके साथ एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो किस तरीके से उसकी एग्जाम्पल आती है, मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है कि अगर मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन एक बेसिकली मेडिकेशन है जो डायबिटीज को दी जाती है, सॉल्ट है उसका, उसका इंटरेक्शन होता है विटामिन बी 12 के साथ। अगर कोई पेशेंट बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए मेटफॉर्मिन का इंटेक करता है तो उसके अंदर क्या होता है कि उसकी बॉडी में विटामिन बी 12 की भी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। इन अदर वर्ड्स कि आपका विटामिन बी 12 जो है वो सही तरीके से एब्जॉर्ब होता ही नहीं है। तो ये जो है सारे का सारा ये आपके पास एक एग्जाम्पल है ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, कि आपस में ड्रग्स भी इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, आप अभी पेशेंट को आपने कोई फूड इस तरह का नहीं बताया स्पेसिफिक डिजीज के लिए, लेकिन ड्रग्स भी आपस में कर रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है। ठीक है, इसकी क्या एग्जाम्पल आती है आपके पास, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और वारफेरिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन बेसिकली आपके स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, ये नोजिया वॉमिटिंग या फूड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, और वारफेरिन जो है वो आपकी ब्लड क्लॉटिंग के लिए। जब ये दोनों पेशेंट आपस में एक साथ लेगा तो उसके ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होंगे, यानी कि ड्रग जो है वो नहीं करेगी। अच्छा, अब इसके अंदर भी अगर जब आप ड्रग ड्रग इंटरेक्शन पढ़ते हो और ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन पढ़ते हो तो एक चीज आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो किस्म के इफेक्ट्स होते हैं। एक आपके पास होता है साइनर्जिस्टिक इफेक्ट, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। ठीक है, और एक आपके पास होता है एंटेगनिस्ट। ये चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। पहले मैं ये बता दूं फिर मैं उसके बाद आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन और वारफेरिन की, वो हमारे पास ड्रग ड्रग की हो गई हैं। मेटफॉर्मिन और विटामिन डी के हमारे पास ड्रग न्यूट्रिएंट की इंटरेक्शन हो गई, सॉरी हो गई, एग्जांपल्स हो गई हैं। अब न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिएंट इंटरेक्शंस भी होते हैं। ठीक है, कि न्यूट्रिएंट भी आपस में किसी दूसरे न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को हिंडर भी कर सकते हैं और उसको एब्जॉर्ब भी करवा सकते हैं, यूजली हिंडर ही करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से अगर आपके पास आयरन है, ठीक है, आपके पास आयरन है और आप आयरन के साथ जो है वो कैल्शियम ले रहे हो, यानी कि सप्लीमेंट्स आप ले रहे हो, कि एक साइड पे जो है वो आपने पहले मुंह में डाल ली कैल्शियम की सप्लीमेंट और दूसरे फौरन ही आपने साथ आयरन की डाली, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होती। या अगर आप ये चीज करवाओ कि आप कोई आयरन की सप्लीमेंट ले रहे हो, आप उसको दूध के साथ इंटेक कर लो, तो उसकी एब्जॉर्प्शन बिल्कुल हिंडर हो जाती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होती बॉडी में, एज इट इज बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ये आपके पास न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन है। ठीक है, अब आपके पास न्यूट्रिएंट ड्रग इंटरेक्शन है। अभी आपको मैंने पहले बताया कि ड्रग न्यूट्रिएंट, ड्रग न्यूट्रिएंट के अंदर क्या चीज है, जो मेन इफेक्ट आ रहा है, जिस चीज की वजह से आ रहा है वो आपकी ड्रग है, तो उसको आप पहले लिखोगे, बाद में आपकी न्यूट्रिएंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास न्यूट्रिएंट ड्रग है, ये उस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की वजह से जो स्पेसिफिक फूड के अंदर प्रेजेंट है आपकी ड्रग के ऊपर इशू आ रहा है, यानी कि ड्रग की जो है इफेक्ट आ रहा है मेडिकेशन के ऊपर, वो हिंडर हो रही है, उसकी एब्जॉर्प्शन या इनहेंस हो रही है, हिंडर हो रही है, हिंडर ज्यादा हिंडर ही करवाता है। इसलिए ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो आपका ग्रेप फ्रूट जूस, इसलिए ये चीज रेकमेंड नहीं की जाती कि आप हर मेडिकेशन के साथ ग्रेप फ्रूट या आप हर मेडिकेशन के साथ जो है वो उठा के दूध का ग्लास पी रही, ये चीज रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या एग्जांपल है कि ग्रेप फ्रूट के साथ अगर आप स्टैटिन को लेते हो, स्टैटिन एक सॉल्ट है, स्टैटिन इस तरह की मेडिकेशन है जो आपकी कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। वो पेशेंट्स जिनको हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया है उसको मैनेज करने के लिए, उसको कम करने के लिए स्टैटिन दी जाती है। ठीक है, तो जब अगर आप स्टैटिन को ग्रेप फ्रूट जूस के साथ,
लोग टेक करोगे तो इसकी जो है वो एब्जॉर्प्शन हिंडर हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी थी ताकि आपको पता हो कि चीज़ें मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी और मेडिकल मैनेजमेंट ये साइड बाय साइड चलती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन के अंदर आपके पास 2 चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया 2 किस्म के इफेक्ट हैं। एक आपके पास साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है, एक एंटागनिस्ट है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है कि आप किसी मेडिकेशन को देते हो या आप किसी फूड को देते हो तो उसकी वजह से दूसरी मेडिकेशन या दूसरे न्यूट्रिएंट की भी एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, एनहांस हो जाती है। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट विटामिन सी और आयरन, अगर आप आयरन की जो आपकी सारी की सारी मेडिकेशन है, ठीक है, आप उसको अगर इनटेक कर लेते हो ऑरेंज जूस के साथ भी, तो वो इतना इश्यू क्रिएट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी है। विटामिन सी और आयरन ये आपस में बहुत अच्छे तरीके से जो है एब्जॉर्बेंस करवाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं। और सेम एक एग्जांपल आपके पास कैल्शियम और विटामिन डी की भी है कि आपकी जो कैल्शियम है और विटामिन डी जो है, याद करोगे तो फिर आपकी जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें जो है वो एब्जॉर्ब होंगी, कैल्शियम अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होगी। इसलिए इस कैल्शियम को अगर आप आयरन के साथ इनटेक करोगे तो वो नहीं होगी। तो ये साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है कि एक मेडिकेशन को लेने से दूसरे मेडिकेशन का इफेक्ट जितना इंक्रीज कर जाए वो आपका साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास एंटेगनिस्ट है। एंटेगनिस्ट का मतलब है कि चीज हिंडर हो रही है, आपका जो न्यूट्रिएंट है, आपने आयरन लिया कैल्शियम के साथ, तो वो हिंडर हो गया, एब्जॉर्प्शन नहीं सही तरीके से हो रही, तो आप क्या कहोगे कि वो एंटेगनिस्टिक इफेक्ट है। ठीक है, तो ये 2 चीजें इनके साथ रिलेट करती हैं, इसलिए आपको सारा पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो सीलिएक डिजीज है। सीलिएक डिजीज अगर आपको बहुत डिटेल में समझनी है तो मेरा इसका पहला पार्ट 1 जाके जो है वो देख सकते हैं। सीलिएक डिजीज की एमएनटी जो है वो हमारे पास है। ठीक है, सीलिएक डिजीज को थोड़ा सा आपको अगर दोबारा से रिकॉल दे दूं तो वो क्या है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और ये एज में जेनेटिकली होता है, वैसे भी आपको किसी भी एज में ये चीज हो सकती है। ठीक है, फिर इसके अंदर ग्लूटेन प्रोटीन इन्वॉल्व है कि वो फूड जिनके अंदर ग्लूटेन है वो ही इश्यू क्रिएट करती है। ठीक है, आपका जो विलाय है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं आपके इंटेस्टाइन के अंदर, वो सारे डैमेज हो जाते हैं, उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं होते, सरफेस एरिया बिल्कुल खत्म हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और इसके अंदर आपको एक केयरफुल मॉनिटरिंग चाहिए, अदरवाइज जो है आप को नहीं पता चलेगा कि पेशेंट बहुत ज्यादा मैलनरिश हो गया और आपको सिर्फ यही चीज लगी कि पेशेंट की जो बॉडी वो टेक नहीं करी है, उसको स्टमक रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है दूसरे वाला इंस्टेड ऑफ सीलिएक। ठीक है, इसलिए सीलिएक डिजीज पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी अगर मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज आती है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पास ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जिनको आपको डेली लाइफ में इनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इन ग्राम्स रिक्वायरमेंट है, ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप उसको कन्वर्जन करके एमजी में कर सकते हैं, लेकिन ग्राम्स ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में हमने तो हमारे जहन में तो रहेगा कि हमने ग्लूटेन फ्री चीजें लेनी है। ग्लूटेन किन के अंदर होता है? आपके व्हीट के अंदर जो है वो ग्लूटेन प्रेजेंट है, बार्ले के अंदर ग्लूटेन जो है वो ग्लूटेन प्रोटीन है ना एक, वो प्रेजेंट है, और आपका जो राय है उसके अंदर प्रेजेंट है। तो हमें ये कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं लेने चाहिए। आप क्या करोगे? आप उसका ऑल्टरनेटिव यूज करोगे। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आप उन फूड के साथ स्टिक करोगे जो कि जाके आपके पास जिनमें ग्लूटेन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके ब्राउन राइस या व्हाइट राइस भी आप यूज कर सकते हो, पोटैटोज यूज कर सकते हो, क्विनोआ यूज कर सकते हो। ये बेसिकली आपके पास इस तरीके से डिफरेंट सीरियल्स हैं, ये क्विनोआ उसी तरीके से होता है। ठीक है, ग्लूटेन फ्री आपके पास कुछ ऐसे फूड्स आते हैं, फूड पैकेजिंग के ऊपर ये चीज लिखी होती है कि ग्लूटेन फ्री फूड है या लैक्टोज फ्री फूड है, तो आप उसको उस तरीके से टेक कर सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स को इस तरीके से। लेकिन आपको किस चीजों को अवॉइड करना है? अवॉइड आपने बार्ले को करना है, व्हीट को, राय को और उनके डेरिवेटिव्स। अब उनके डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है? देखो मैंने यहाँ पे एक चीज आपको पहले भी बताई कि वो चीजें जो उसके साथ बनी है, आप ये कहो कि आप सिंपल व्हीट का, आप गंदुम की जो है वो कंजम्पशन नहीं कर रहे, लेकिन आप गंदुम से बना हुआ केक की कंजम्पशन कर रहे हो। ठीक है, या ऐसे कोई ब्रेड बनाई गई या कोई और चीज बनाई गई, क्योंकि यूज होता है ना ये आपकी ब्रेड बनाने में भी होल व्हीट यूज होता है। तो क्या चीज है कि तब फिर ये उनके डेरिवेटिव ना, तब भी ग्लूटेन आपको इफेक्ट करेगी। और वो सारे सारे सिम्टम्स जो हमने पिछले उसमें पढ़े कि जितना एब्डोमिनल सिस्टम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारा इफेक्ट होता है। आपकी स्किन के ऊपर बहुत सारे किस्म के रैशेस हो जाते हैं, वो सारे पेयर होना शुरू हो जाएंगे। तो हमें इन चीजों को करना है। और डेली बेसिस पे आपको एनर्जी चाहिए। देखो एक चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, हम कार्ब्स की बात तो कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स की। एक चीज होती है आपकी एनर्जी। एनर्जी की आपको डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट है, स्पेशली उस पेशेंट के अंदर जिसको सीलिएक डिजीज है, उस वो इतना मैलनरिश्ड हो चुका है, इतना लीन हो चुका है। मैंने आपके साथ एक केस पहले भी डिस्कस किया था कि एक टीन एज
बॉय, उसके अंदर ये चीज़ नहीं समझ आ रही थी कि वो क्यों इतना ज़्यादा लीन है, ऑल्दो वो खाने की कंजम्पशन भी कर रहा है, तो उसके अंदर मेन चीज़ आपकी क्या होती है कि एनर्जी, पेशेंट मैलनरिश्ड हो गया, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे। क्यों? क्योंकि विलाई डैमेज हो गया, सारा डिस्ट्रॉय हो गया, उसका सरफेस एरिया बिल्कुल कम हो गया, तो एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आप क्या कर सकते हो कि आप डेली बेसिस के ऊपर सारा जो है वो अपनी कैलकुलेशंस करके, मतलब आपको एक अच्छी अमाउंट ऑफ कैलोरी, अगर आपको 15 to 2000 कैलोरीज आपको चाहिए होती हैं वो पेशेंट से लिए, लेकिन ये दोबारा से चीज़ कस्टमाइज होती है पेशेंट के ऊपर, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, किस पेशेंट को कितनी की रिक्वायरमेंट है। ये चीज़ मैंने आपको 2000 कैलोरीज की बताई, ठीक है, ये आपको 1500 से 2000 किलो कैलोरीज की बताई, ये एक वो चीज़ है जो जर्नल रिकमेंडेशंस के अंदर आपको मिलती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको डेली बेसिस पे 1 to 200 ग्राम्स आपको चाहिए। दोबारा से इंटायरली डिपेंड ऑन द पेशेंट कि वो किस तरीके की उसकी क्या आइदर वो उस चीज़ को कर भी पा रहा है, एक्सेप्ट भी कर पा रहा है या नहीं, कि हम उसको वैसे ही इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दें, ज़्यादा कैलोरीज दे दें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटीन। देखो प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट, और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपने पहले ही पढ़ा है कि प्रोटीन आपके मसल को बनाने में, बिल्ड करने में हेल्प करता है, आपके टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है, तो इसलिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्योंकि जब आपको सीलिएक डिजीज, आपकी बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो रन कर रहा है, जब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर रन कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको जो है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, ताकि आपके मसल्स जो हैं वो, मसल मास जो है वो बिल्कुल लॉस ना हो। इसीलिए पेशेंट मैल नरिश होता है, उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, राइट। तो हम क्या दे सकते हैं पेशेंट को? हम लीन मीट प्रोवाइड कर सकते हैं। लीन मीट एक ऐसा मीट होता है जिसपे विजिबल आपको कोई फैट नहीं नजर आता, राइट। ये लीन मीट की डेफिनेशन होती है। लीन मीट ये नहीं होता कि आपने ए टू जी, ऑब्वियसली उसके अंदर फैट्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो आपको नजर आ रहा हो ऊपर से, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मटन या बीफ के ऊपर आपको कोई चीज नजर आ रही है, तो आप उसको उतार देते हो ना फैट्स को, तो वो आपका लीन मीट है, ठीक है। एक वेरी लीन मीट होता है, वो होता है कि इसमें आपको बिल्कुल ऊपर से फैट्स नहीं नजर आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप पोल्ट्री, चिकन, फिश, एग, लेग्यूम्स, ये सारे वो सोर्सेज है जो आपको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, तो आप इनकी इनटेक जो है वो कर सकते हो, ठीक है। और क्यों प्रोटीन रिक्वायर होती है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है आपको, क्या आपको ऑब्वियसली टिश्यू को रिपेयर करता है, और आपके जो विलाय डैमेज हुए हैं उनको सपोर्ट करता है कि वो, क्योंकि जब आप बार बार ऐसा फूड लोगे जिसमें ग्लूटेन है, ठीक है, तो आपके विलाय तो डैमेज होंगे, लेकिन आपको उनको थोड़ा टाइम भी देना। अगर आपने टाइम दे दिया तो आपकी बॉडी को ऐसा फूड चाहिए जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करे, इसलिए आपके विलाई के डैमेज को ये सब वो करता है कि उसको कम करना शुरू कर देता है प्रोटीन, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स आप नहीं चल सकते। इवन कीटो डाइट के अंदर भी आपको कार्ब्स टू सम एक्सटेंट लेने पड़ते हैं, और कीटो डाइट में भी इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी कि कीटो डाइट एपिलिप्सी की डाइट है, वो इस तरह से कोई डाइट नहीं है जिससे आप अपना वेट लॉस करें, वो वेट लॉस उसका एक साइड इफेक्ट है, और वो सारा उसमें क्या मैकेनिज्म है इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। और आपने क्या चीजें अवॉइड करनी है? आपने प्रोसेस्ड मीट को अवॉइड करना है। देखो जो ग्लूटेन है ना, जो ग्लूटेन है वो ग्लूटेन आपका हिडन होता है, मैंने आपको बताया था पहले, एक हिडन ग्लूटेन भी होता है। हिडन का मतलब है कि आपको नहीं पता वो किन चीजों के अंदर है, आपकी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के अंदर, कुछ के अंदर हो सकता है, आपकी मेडिकेशंस के अंदर वो चीज प्रेजेंट हो सकती है, इवन लिप बाम्स के अंदर चीज प्रेजेंट हो सकती है, जो बाद में आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए जो एडिटिव्स होते हैं उनके अंदर भी टू सम एक्सटेंट ग्लूटेन प्रेजेंट होता है, वो लिखा नहीं होता कि उसके अंदर कौन सा ग्लूटेन है, कितनी अमाउंट के अंदर ग्लूटेन है, कितनी में नहीं है। इसलिए आपको चीज पता होनी चाहिए कि हिडन ग्लूटेन एग्जिस्ट करता है, तो आप प्रोसेस्ड मीट्स को नहीं लेंगे जिनके अंदर बहुत ज्यादा एडिटिव्स होते हैं। और दूसरी चीज ये होती है, जब आप प्रोसेस्ड मीट को लेते हो तो उसके साथ आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है वो इंक्रीज करती है। जब इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करेगी, जो आपका इशू पहले आपकी बॉडी में सारा हुआ है वो और इनहेंस हो जाएगा और वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को हमने अवॉइड करना। अब हमारे पास जो फैट्स हैं, फैट्स के अंदर आपने अनसेचुरेटेड फैट्स लेने हैं, जिनको हम सिंपल वर्ड्स कहते हैं कि गुड फैट्स हैं आपके, बैड फैट्स नहीं लेने। बैड फैट्स एक तो आपकी बॉडी में ओबेसिटी को इंक्रीज करवाएंगे, और ओबेसिटी कैसे इंक्रीज होगी कि ऑब्वियसली फैट्स की तो डेपोजिशन होगी, लेकिन आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। जितनी इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होगी, आपकी सेलिया के पेशेंट को वो चीज, उसकी कंडीशन को उतनी ज्यादा वर्स करती जाएगी। इसलिए हमें अनसेचुरेटेड फैट्स जो है उसको उसकी कंजम्पशन नहीं करनी, ठीक है। तो अनसेचुरेटेड फैट्स में हमारे पास कौन से ऐसे फैट्स आते हैं, ठीक है। आप ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हो, आप सनफ्लावर, सैफलॉवर ऑयल का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे आपके पास आपके पास आते हैं, सोर्सेज आते हैं। आप कैनोला यूज कर सकते हो ऑयल, ये वो ऑयल्स हैं जो सारे अनसेचुरेटेड हैं, आपको गुड फैट्स प्रोवाइड करें, ठीक है, और आपकी इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। जब आप अनसेचुरेटेड फैट्स को यूज करते हो तो ये आपकी इन्फ्लेमेशन को बिल्कुल कम कर देता है। ये बाज़ दफा अगर आप अच्छी अमाउंट में यूज कर रहे हो तो ये खत्म भी कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है
वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, राइट। अब क्या है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका क्या फायदा, अगर हम फैट्स अनसेचुरेटेड ले रहे हैं तो इसके अंदर आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को जो है वो इनहांस करता है कि बॉडी में जो इशू है, क्योंकि हमने इसके पार्ट 1 में एक चीज डिस्कस की कि डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस जो है वो आपके पास एक डिजीज स्किन कंडीशन है, सॉरी सीलिएक डिजीज की, जिसमें बहुत स्वेयर स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत स्वेयर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, पस वाले होते हैं, बहुत अच्छी रेड स्किन हो जाती है। तो ये उसको भी मैनेज करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, आप फैटी फिश की भी कंजम्पशन कर सकते हो, आप सीड्स की, आप नट्स की, आप एवोकेडोस की, ये वो सारी चीजें जिनके अंदर आपके पास अनसेचुरेटेड फैट जो है वो अवेलेबल है। फिर फाइबर। अच्छा, एक चीज कि आपने कौन सा फैट्स नहीं लेना वो मैंने आपको पहले बता दिया। एक तो आपने फ्राइड फूड नहीं लेना, इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करेगा। दूसरी चीज क्या है कि उसके अंदर एडिटिव्स होते हैं। अब प्रोसेस फूड है सारे का सारे, आप उसके अंदर आप उसको किसी ऑयल में फ्राई कर रहे हो, इवन आप शेलो फ्राई भी कर रहे हो, तो उस टाइम के ऊपर भी जो है वो सारे का सारा उसके अंदर हिडन ग्लूटेन प्रेजेंट है और वो आपको इफेक्ट करेगा, इसलिए आपको ये चीजें नहीं लेनी। फिर फाइबर। अच्छा, फाइबर एक बहुत एक मेजर साइन एंड सिम्टम हमारे पास जो है वो सीलिएक डिजीज का था, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। उसकी मैनेजमेंट के लिए आप सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये व्हीट ब्रांड यूज नहीं करना, क्योंकि व्हीट ब्रांड में भी ग्लूटेन प्रेजेंट है। आप वो फाइबर यूज करोगे जो आप राइस से रिलेटेड जो है वो फाइबर यूज कर सकते हो। ठीक है, या आप हस्क जो है वो उसको यूज कर सकते हो। आप ये वाला यूज नहीं करना जो उनके डेरिवेटिव्स हैं, जिसको हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया। ठीक है, अब सारे का सारा मैक्रो हो गया, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया। अब हमारे पास सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। देखो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो डेली बेसिस पे आपको रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको जो है वो इनकी रिक्वायरमेंट इन एमजीज है या माइक्रोग्राम्स है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंस बताना चाहिए कि मैक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस है। कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी डेली बेसिस पे आपको इन ग्राम्स रिक्वायरमेंट है, और ये जो है आपको इन माइक्रोग्राम्स या मिलीग्राम्स जो है वो रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, देखो हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि पेशेंट मैल नरिश्ड हो गया, पेशेंट की बॉडी में जो है वो सारा इंटेस्टाइन में विलाय डैमेज हो गया। जब विलाय सारा डैमेज हुआ तो सरफेस एरिया कम हो गया। जब सरफेस एरिया सारे का सारा कम हो तो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब ही नहीं हो रहे, तो डेफिशिएंसी बॉडी में आ जाती है, ऑलरेडी होना शुरू हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जो है वो हेल्प लेनी पड़ती है, अदरवाइज पेशेंट एक्सट्रीम लेवल पे, वर्स्ट लेवल पे जाके उसकी मेलन्यूट्रिशन हो जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपको किन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत, वैसे तो आपको सबकी जरूरत है ऑन डेली बेसिस, लेकिन सीलिएक डिजीज के पेशेंट को किस चीज की जरूरत है? आयरन की। देखो, जो सीलिएक का पेशेंट होता है उसमें आयरन नहीं एब्जॉर्ब हो रही, उसमें विटामिन B12 नहीं एब्जॉर्ब हो रहा। ठीक है, उसके अंदर जो है वो फॉलेट नहीं हो रहा। तो क्या होता है, मेलन्यूट्रिशन की वजह से एनीमिया हो जाता है। ठीक है, एनीमिया होने की वजह से पेशेंट और ज्यादा उसकी कंडीशन वर्स होती जाती है। इवन ये जो डिजीजेस है ये आपको डेथ की तरफ के ऊपर भी ले जा सकती हैं जब ये ट्रीट नहीं होती है, स्पेशली एनीमिया, अगर एचपी लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाए, राइट। तो ये सारा आपका, ये चीजें जो एनीमिया वो कॉज कर रही है, इसलिए आपको इसको मैनेज करना है। ठीक है, अब क्या है, आपका जिंक है। एक और चीज क्या है, देखो जिंक का ये काम है कि वो एज ए इम्यूनिटी बूस्टर काम करता है आपकी बॉडी में। ठीक है, आपके आपकी गट को हील करता है। जो बात हमने अभी यहाँ की ना कि हमें प्रोटीन की इसलिए रिक्वायरमेंट है कि वो आपका जो विलाय डैमेज हुआ हुआ है उसको, उसकी हेल्प करेगा सही होने के अंदर। ठीक है, कि डैमेज विलाय को सपोर्ट करेगा, सही होने में उसकी हेल्प करेगा, इसलिए आपको जिंक की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद कैल्शियम और विटामिन डी की। जो पेशेंट सीलिएक डिजीज का है उसकी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सिंपल कोई भी आर्थराइटिस की टाइप होने के चांसेस बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। बोन जो है ऑस्टियोमेल्शिया हो जाता है, बोन्स जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, इसीलिए आपको जो है ये चाहिए, कैल्शियम और विटामिन डी साइड बाय साइड चाहिए आपकी बोन डिजीजेस को मैनेज करने के लिए, स्पेशली किस चीज को, ऑस्टियोपोरोसिस को मैनेज करने के लिए। ये सारे का सारा आपका मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी था कि आप पेशेंट को क्या चीज प्रोवाइड करोगे अगर उसको सीलिएक डिजीज है। और सीलिएक डिजीज एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिजीज के साथ मैनेजमेंट होती है। आप उसके लिए मेडिकेशन दे देते हो, हम पढ़ेंगे मेडिकेशन उसके इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को रोकने के लिए दी जाती है, लेकिन वो एक चीज ऐसी है जो लाइफ टाइम डिजीज कंडीशन है। ठीक है, तो उसको आपको मैनेज सिर्फ जो है वो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के साथ करना है। ठीक है, अब हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट आती है। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास ये कुछ डिफरेंट क्लासेस हैं ड्रग्स की, मेडिकेशन की, और कुछ सॉल्ट्स हैं। ठीक है, जिस तरीके से एजाथायोप्रीन, ये बेसिकली, और जो है आपके पास एंजाइम थेरेपी दी जाती है। ठीक है, और ये आपके पास मतलब
बहुत सारी जो है वो डिफरेंट हैं कि 6 मेरकैप्टोप्यूरीन दी जाती है, आपके पास इटानरसेप्ट दी जाती है, इन्फ्लिक्सीमैब दी जाती है। ये बेसिकली मेडिकेशंस हैं और उनकी जो है क्लासेस हैं, उनके सॉल्ट्स हैं। अब ये क्यों दिए जाते हैं? ठीक है, जिस तरह एंटी डायरियल एजेंट के अंदर आपको लोपिरामाइड दी जाती है, और आपका जो है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। ये आपको कौन सा सॉल्ट प्रोवाइड करते हैं? ये ओमेप्राजोल, मतलब आपके ऑस्टियोपोरोसिस के मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, पहले मैं आपको ऑस्टियोपोरोसिस से पहले ये वाले बता दूं। ये जो हमने जितनी इनकी बात की, एंजाइम थेरेपी है, आपका एजाथायोप्रीन है, 6 मेरकैप्टोप्यूरिन है, ये सारे के सारे इसलिए दिए जाते हैं कि आपकी जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आपकी बॉडी में हुआ है, जो साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन्स रिलीज हुए हैं, उनको मैनेज करे, उनको खत्म करे, उनको रोके। क्योंकि जितना ज्यादा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगा, पेशेंट की कंडीशन वर्स होती जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वो होती है कि जो बहुत टाइम से जो है वो होना शुरू हो जाती है, और स्पेसिफिक आपकी इन्फ्लेमेटरी पाथवेज को ये टारगेट करता है। जिस तरह मैंने आपसे बात की कि आपके साइटोकाइंस हैं, जब आपके इन्फ्लेमेशन होता है तब ये बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं। आपके इंटरल्यूकिन है, इंटरल्यूकिन 6 है, ये सारी वो चीजें हैं जो तब रिलीज होती हैं और आपकी कंडीशन को वर्स करती हैं सीलिएक डिजीज के पेशेंट को, इसलिए आपको इनको कम लेना है। अच्छा, एंजाइम का थोड़ा सा ये चीज है कि आपके कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपका ग्लूटेन है ना, तो ग्लूटेन हमने पहले भी बात की कि ग्लाइडेनिन के अंदर, ग्लूटेनिन के अंदर टूटता है। ठीक है, आपका जो ग्लूटेन है ना, आपकी जो ग्लूटेन प्रोटीन है ना, वो आपके ग्लाइडेनिन ग्लाइडिन के अंदर और ग्लूटानिन के अंदर जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है। अब ये एंजाइम थेरेपी और ये जो आपका जो है लारासोटाइड एसीटेट, ये ऐसी मेडिकेशन और सॉल्ट्स हैं जो आपके उस ग्लूटन को तोड़ने से बचाती है, ताकि बॉडी से एज इट इज एक्सक्रीट आउट हो जाए। क्योंकि बॉडी के अंदर जो ग्लूटन है, ये सॉरी ग्लूटेनिन है, ये बहुत इन्फ्लेमेशन को इनहेंस करते थे, स्पेशली आपका ये वाला। ठीक है, इसी तरीके से आप ऑस्टियोपोरोसिस को मैनेज करने के लिए बिसफॉस्फोनेट्स देते हो, ताकि आपकी जो डिजीज कंडीशन है वो मैनेज हो। इसके साथ साथ आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को भी प्रोवाइड करते हो, आपकी जो कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हैं। तो ये सारी मेडिकेशन, ये सारी थेरेपी इसलिए पेशेंट को दी जाती है ताकि उसकी इन्फ्लेमेशन कम हो और उसकी जो साइनस सिम्टम्स हैं हम उनको मैनेज करते हैं। ठीक है, अब लास्ट पे आपके की कंसिडरेशन हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आप सीलिएक डिजीज के पेशेंट हैं, या अगर आप अपने आप को उस फेस के पर है कि अपने आप को डायग्नोज कर रहे हैं सीलिएक डिजीज तो नहीं है कि मुझे, तो उसके अंदर सबसे पहले आपके पास होगा फूड लेबल्स। देखो, फूड लेबल्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से जाके कोई होल व्हीट फ्लावर लेके आ रहे हो, आप कोई दूध लेके आ रहे हो इन पाउडर फॉर्म, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या वो लैक्टोज फ्री है, क्या वो ग्लूटेन फ्री है, ठीक है, या वो किस पेशेंट के लिए बना हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज मार्केट के अंदर आते हैं जो आपके सिर्फ डायबिटीज के पेशेंट के लिए, जो रीनल के पेशेंट्स के लिए, तो इसलिए आपको फूड लेबलिंग पता होना बहुत जरूरी है। उसके फूड के पीछे एक लेबल बना होता है, आप उसको सर्च भी करोगे तो आपको सब कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा कि उसके अंदर आपके पास पर सर्विंग के हिसाब से भी चीज़ अवेलेबल होती है, गिवन होती है कितनी है, पर 100 ग्राम्स के हिसाब से भी, चीज़ के हिसाब से। फिर क्रॉस कंटेमिनेशन से आपने बचना है। क्रॉस कंटेमिनेशन का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया कि एडिटिव्स के अंदर भी ग्लूटेन प्रेजेंट होता है, लिप बाम्स के अंदर भी कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है जिनमें ग्लूटेन प्रेजेंट होता है। तो आप उन चीज़ों को चेक करोगे ताकि ये चीज़ें आपस में, आप तो एक अच्छी चीज़ ले रहे हो लेकिन उसके अंदर वो एडिटिव ऐड है। एक प्रोटीन का सोर्स लिया आपने लेकिन उसके अंदर वो एडिटिव ऐड था जिसमें ग्लूटेन प्रेजेंट था, तो उसने आपकी कंडीशन को और ज़्यादा वर्स करना शुरू कर दिया। फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आपको लेने ही लेने हैं, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट इतना मैलनरिश्ड हो गया है कि हम उसको सिंपल फूड के साथ ट्रीट नहीं कर सकते, हमें इन सारों में से कोई देना पड़ता है जिस चीज़ की पेशेंट को रिक्वायरमेंट है। इवन सबकी रिक्वायरमेंट होती है, तो सप्लीमेंट्स जो है वो देने पड़ते हैं, मेडिकेशन को भी साथ स्टार्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, फिर आपकी एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं चल रही है, आपको सिर्फ ये लग रहा है कि आपको आईबीएस या आईबीडी का इशू है, तो आप सिर्फ उसके मैनेजमेंट में लगे हो, और ऑन द अदर हैंड आपको सीलिएक डिजीज़ है, तो फिर ये चीज़ कंडीशन जो है वो ख़राब होती जाएगी। आपको ये चीज़ नहीं समझ आएगी कि आप एक को तो ट्रीट कर रहे हो जो है ही नहीं, और दूसरी जो है आप उसको ट्रीट ही नहीं कर रहे हो, उसको ख़राब करते जा रहे हो। उसमें आप ये सारा जो है होल व्हीट फ्लावर, बार्ले राइस की का आप कंजप्शन कर रहे हो। तो इसीलिए एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा जो लेक्चर है हमारे मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के ऊपर, मेडिकल मैनेजमेंट के ऊपर था। इसके अंदर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।